नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने 4 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य पदक सहित 16 पदक जीते। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राही सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। भारत अगले साल डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता में ग्रुप ए की मेजबानी करेगा और इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद ईस्ट बंगाल का सामना एफसी गोवा से होगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बहरीन में एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने 4 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य पदक सहित 16 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। युवा पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने 4 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य सहित 16 पदकों के साथ अपने अभियान का अंत किया। पलक कोहली, संजना और हार्दिक मक्कड़ ने 3-3 पदक जीते। नित्याश्री SH6 और संजना ने SL3 क्वालिफिकेशन में महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता। पलक कोहली और संजना ने डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष डबल्स का स्वर्ण निहल और अभिजीत की जोड़ी ने जीता। मिक्स डबल्स में नित्या और आदित्य की जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। नवीन और हार्दिक मक्कड़ ने सिंगल्स स्पर्धा में पदक अपने नाम किए। करण और ऋतिक रघुपति की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में, जबकि हार्दिक और संजना ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में पदक जीते। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने, क्या कुछ कहेंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, टोक्यो के पैरालंपियन पलक कोहली, संजना कुमारी और हार्दिक मक्कड़, इन्होंने 3 पदक जीते हैं और बहुत ही अपेक्षित था इनसे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो में भी शानदार प्रदर्शन किया था। और अगर आप देखें तो भारतीय जो बैडमिंटन टीम थी, कुल मिला के 16 पदक कोई साधारण बात नहीं होती। और एशियाई यूथ पैरा गेम्स बहरीन में जो हुए हैं उनमें 16 पदक जीतना, 4 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर महिलाओं के सिंगल्स में भी अगर आप देखें तो नित्या श्री और संजना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उधर पलक और संजना ने मिलके फिर महिलाओं के डबल्स में गोल्ड जीता और नेहल गुप्ता और अभिजीत सखूजा ने मेंस डबल्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर जो बैडमिंटन में, एक भारत में बैडमिंटन के नए उदय की कहानी हम कहते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये सिर्फ जो मेन गेम्स हैं उन्हीं में नहीं, पैरालंपिक गेम्स में भी बैडमिंटन खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है। और जो पैरालंपिक्स में टोक्यो में किया, उसके बाद यूथ गेम्स में, एशियाई यूथ गेम्स में किया, तो ये समझ लें आप कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य कितना उज्जवल है। सिर्फ इसी बात से नहीं पता चलता कि पीवी सिंधु दुनिया में 1 नंबर या 2 नंबर पे रहेंगी, रनर्स अप रहेंगी कि विनर रहेंगी, बल्कि हर क्षेत्र में, हर विधा में, बैडमिंटन में, डबल्स में, सिंगल्स में, पैरालंपियंस, मतलब किसे ना हैट्स ऑफ टू देम, इतना बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा। बिल्कुल। और खास तौर से अगर हम युवा पैरालंपिक खेलों की बात करें कि बैडमिंटन में किस तरह से, अगर हमने टोक्यो में देखा कि किस तरह से सुहास यतिराज ने प्रदर्शन किया शानदार और मेडल देश के नाम किया, और तमाम अगर हम देखें तो पैरालंपिक खेलों में खास तौर पर जो भारत की उपलब्धि है वो बहुत सराहनीय रही है। सराहनीय और बहुत ही कठिन प्रतियोगिता रही है। देखिए, 700 एथलीट आए थे इसमें 30 देशों से। जो कॉन्टिनेंटल ये शो पीस था, एशियाई एक तरह से महाद्वीप के खिलाड़ियों की बात करें 2 से 6 दिसंबर के बीच, तो जब आप 700 एथलीटों के बीच, 30 देशों से आए एथलीटों के बीच प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए सबसे पहले। और आप हर प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दरकिनार करते हुए आप वहां कोर्ट में उतरते हैं और उसके बाद स्वर्ण और रजत की झड़ी लगा देते हैं, तो इसमें क्या कहने। बिल्कुल। तो जिन भी खिलाड़ियों ने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है, स्पोर्ट्स स्कैन टीम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई।
बात कर लेते हैं राष्ट्रीय निशानेबाजी की। 4वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राही सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। ये उनका तीसरा राष्ट्रीय खिताब है। निशानेबाजी चैंपियनशिप पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में एशियाई खेलों की चैंपियन राही सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। राही 37 का स्कोर कर चैंपियन बनी। ये राही का लगातार तीसरा राष्ट्रीय खिताब है। हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियन बनी 14 वर्षीय नामिया कपूर ने 31 का स्कोर कर रजत पदक जीता। यूथ ओलंपिक खेलों और 10 मीटर एयर पिस्टल की राष्ट्रीय चैंपियन मनु भाकर ने 27 का स्कोर कर कांस्य पदक हासिल किया। नामिया ने अक्टूबर में पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मनु भाकर को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। मनु को तब कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। नामिया शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं। महिलाओं की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में श्रीयांका ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। 454.9 अंक हासिल किए। मानसी कठैत ने 453.5 अंक के साथ रजत और आयुषी पोद्दार ने 440.9 अंक लेकर कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा के जूनियर वर्ग में निश्चल ने 452.9 अंकों के साथ नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। आशी चौकसे ने रजत और पंजाब की सिफ्त कौर समरा ने कांस्य पदक जीता। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें किस तरीके से जो राही सरनोबत का करियर रहा है, हमेशा से एक शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने निशानेबाजी में। एशियाई खेलों की चैंपियन रही हैं। 64वीं राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज जैसा कि हमने सुना 25 मीटर पिस्टल मुकाबले का खिताब जीता है और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में 37 का स्कोर बनाकर चैंपियन रही। उनका ये लगातार तीसरा राष्ट्रीय खिताब है। साधारण बात नहीं है उसी स्थान पर बने रहना। और जूनियर विश्व चैंपियन भी जो बनी है लड़की नामिया कपूर, उनकी भी तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ जी, क्योंकि यूथ ओलंपिक खेलों में और 10 मीटर एयर पिस्टल की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हरियाणा की ही जो निशानेबाज हैं मनु भाकर, उनको इन्होंने हराया है। नाबिया ने 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर को 5-4 से मात देकर शूट ऑफ में, जबकि मनु भाकर एक बहुत बड़ा नाम है जी। और उधर अगर आप जूनियर चैंपियनशिप में देखें तो ईशा सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। तो इस तरह से जो ये लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और यहाँ पे मैं एक और नाम लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नामिया ने अक्टूबर महीने में पेरू की लीमा में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाकर को करारी मात देकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया था, तो उन्होंने ये दिखा दिया था कि भारत में सिर्फ भाकर ही नहीं है जिनसे आप पदक की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फिर उन्होंने उनको मात दी है और भाकर ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक तब जीता था। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली सबसे कम आयु की भारतीय महिला निशानेबाज है नामिया जी। और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। उधर एक और नाम की चर्चा कर लें सिद्धार्थ जी, श्रीयांका सादंगी महिलाओं की 50 मीटर राइफल निशानेबाजी 3 पोजीशन में चैंपियन बनी है। तो ये भी बहुत अच्छी इनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें कि श्रीलंका का जो स्वर्ण पदक है और उसके बाद राही तो खैर कहने ही क्या है, और नामिया बहुत अच्छे से उभर कर सामने आ रही हैं। तो महिला निशानेबाजी में भी भारत का भविष्य मुझे तो बहुत उज्जवल दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में सूरज सिंह ने पुरुषों और एन वांगसू ने महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आइए सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में पुरुषों की चांगक्वान स्पर्धा में सेना के सूरज सिंह पहले और अंजुल नामदेव दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश की एन वांगसू पहले स्थान पर रहीं, साक्षी दूसरे और पूर्वी सैनी तीसरे नंबर पर रहीं। प्रतियोगिता में 44 इकाइयों से 1100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा आर्मी, एयरफोर्स, BSF, ITBP शामिल हैं। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों के पास अगले वर्ष होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में अपने चयन के दावे को मजबूत करने का भी मौका होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, तो जिस तरीके से सूरज सिंह ने पुरुषों और एन वांगसू ने महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार वुशु में प्रदर्शन किया है। भारत अगले साल डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता में ग्रुप 1 की मेजबानी करेगा। विश्व ग्रुप 1 मैच में भारत का मुकाबला डेनमार्क से होगा। आइए सुनते हैं डेविस कप पर ये खास रिपोर्ट। भारत अगले साल 4 और 5 मार्च को डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता के विश्व ग्रुप 1 मुकाबले की मेजबानी करेगा। विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में भारत का सामना डेनमार्क से होगा। फरवरी 2019 के बाद से पहली बार होगा कि भारत घरेलू सरजमी पर डेविस कप मुकाबला खेलेगा। भारत ने इससे पहले 2021 में फिनलैंड, 2020 में क्रोएशिया और 2019 में कजाकिस्तान में मुकाबले खेले थे। भारत ने फरवरी 2019 में अपनी सरजमी पर इटली की मेजबानी की थी। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में उसे 1-3 से हार मिली थी। डेनमार्क के पास होल्गर रोड सिंगल्स में ऐसा खिलाड़ी है जिसकी रैंकिंग भारतीयों से बेहतर है। इसके बावजूद घरेलू परिस्थितियों के कारण भारत का पलड़ा भारी रहेगा। भारत और डेनमार्क की टीमों ने डेविस कप में सिर्फ 2 बार एक दूसरे का सामना किया है। 1927 में कोपेनहेगन में डेनमार्क ने भारत को 5-0 से हराया था, तो वहीं सितंबर 1984 में भारत ने आरहूस में 3-2 से जीत दर्ज की थी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, अगर हम डेविस कप की बात करें तो भारत का अगर हम इतिहास देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने। क्या कुछ उम्मीदें हैं जबकि मेजबानी भी हम कर रहे हैं? इतिहास के पन्नों को पलटे सिद्धार्थ जी तो 1966, 1974 और 1987 3 बार भारतीय टीम डेविस कप की रनर्स अप रही है। और फिलहाल अगर भारतीय टीम पे नजर डालें तो रामनाथन जो हैं वो सबसे टॉप रैंक सिंगल्स प्लेयर्स हैं। 185 प्लेयर्स में एक हैं, 185 उनकी रैंकिंग है। उसके बाद प्रज्ञेश गुन्नेश्वरन 215 और सुमित नागल 218। डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी टॉप रैंक इंडियंस हैं और उनका बोपन्ना का जो रैंकिंग है वो है 43 और दिविज शरण की जो रैंकिंग है वो है 119। तो इस तरह से बहुत अच्छी टीम तो नहीं है, लेकिन जब डेनमार्क के साथ मुकाबला होगा और अपनी धरती पर होगा तो भारत चाहेगा कि वो डेविस कप में अपने अच्छे प्रदर्शन के इतिहास के उन पन्नों को एक बार फिर याद करे जो अब थोड़े बासी पड़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। पहला टेस्ट सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने इस श्रृंखला के लिए 21 सदस्यीय टेस्ट टीम की घोषणा की है, जिसमें क्विंटन डिकॉक को शामिल किया गया है। डीन एल्गर टीम के कप्तान और टेम्बा बावुमा उप कप्तान होंगे। तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो घोषित की जा चुकी है और अगला मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ओमिक्रॉन के साये में होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया चक्र शुरू होगा उसके अंतर्गत ये मुकाबले होंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं। 3 जो होंगे, एक सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में, दूसरा वांडरर्स के स्टेडियम में, तीसरा न्यूलैंड्स में। तो इस तरह से बहुत अच्छे मुकाबले होंगे और सबकी नजर रहेगी इस पर, क्योंकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो आगाज होगा इन्हीं मुकाबलों से होगा। और जो दक्षिण अफ्रीका ने टीम घोषित की, एनरिच नॉर्टकिए जो उनके खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया है इसमें टीम में, और सिसांडा मगला और विकेटकीपर बैट्समैन रायन रिकेल्टन, ये नए चेहरे हैं। तो वही ग्रुप है जो पहले था, बट थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है उन लोगों ने। और कगिसो रबाडा टीम में है, क्विंटन डिकॉक टीम में है, डुएन ओलिवियर भी टीम में है। तो जो कुल मिलाकर टीम है बड़ी संतुलित सी है। और डीन एल्गर जब लौटेंगे मैदान पर तो वो चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज का जो उनका अनुभव रहा है उसी तरह का यहां भी वो प्रदर्शन कर पाए। एशियन टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच कल से गाबा में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को टीम में शामिल किया गया है। स्टोक्स को अभी भी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि कप्तान जो रूट टॉस पर अंतिम प्लेइंग 11 पर फैसला करेंगे। टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को आराम दिया गया है। तो ये भी प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। बिल्कुल, और जेम्स एंडरसन नहीं खेलेंगे, उन्हें विश्राम दिया गया है।
और उसके बाद एक और नाम जो टीम में शामिल नहीं होगा वो है जॉनी बेयरस्टो का। तो आप देखिए कि एंडरसन नहीं रहेंगे, जॉनी बेयरस्टो नहीं रहेंगे, लेकिन ऑली पोप जिन्होंने भारत के खिलाफ, सिद्धार्थ जी आपको याद होगा, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, वो जॉनी बेयरस्टो की तरह नंबर 6 स्पॉट पे रहेंगे। और हसीब हमीद जो युवा खिलाड़ी हैं उनको रॉडी बर्न्स के साथ टीम की ओपनिंग के लिए चुना गया है। और एक और जो बड़ी हाईलाइट है इस 12 सदस्यीय दल की बेन स्टोक्स, जो आपने कहा कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर कुछ टीम से बाहर थे, लेकिन उन्हें वापस बुलाया गया है। अब जो शुरू के 7 खिलाड़ी हैं वो तो बड़े सेटल दिखते हैं, उनमें कोई परिवर्तन, लेकिन जो रूट को ये फैसला करना होगा कि ब्रिस्बेन में टॉस के वक्त कि क्या वो 4 सीमर्स के साथ जाएंगे या 3 पेसर्स और एक स्पिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम में एक जैक लीच नाम के लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने लंच के बाद 300 रन बनाकर पारी घोषित की। पाकिस्तान की ओर से अजहर अली ने 56 और कप्तान बाबर ने 76 रन बनाए। आज का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 7 विकेट खोकर केवल 76 रन ही बनाए। शाकिब अल हसन 23 और ताइजुल इस्लाम बिना खाता खोले क्रीज पर हैं। बांग्लादेश पहली पारी में अब भी पाकिस्तान से 224 रन पीछे है। पाकिस्तान की ओर से साजिद खान ने 6 विकेट लिए, तो एक बार फिर से मजबूत स्थिति में दिख रहा है। ऑफ स्पिनर साजिद खान 6 विकेट 35 रन देकर पाकिस्तान को उन्होंने वो मजबूती प्रदान कर दी है, और बांग्लादेश की जिसको कहते हैं कमर तोड़ कर रख दी है। 76 रन 7 विकेट पर, और पहली पारी में, जबकि खराब रोशनी के कारण जब खेल रुका था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 304 विकेट पे जो पाकिस्तान ने अपनी पारी समाप्ति की घोषणा की थी, रिजवान 53 रन बनाकर आउट हुए थे और फौद आलम 50 नॉट आउट। तो 103 रनों की जो साझेदारी 5वें विकेट के लिए हुई थी, पाकिस्तान ने जबरदस्त वो खेल का प्रदर्शन किया। उसके बाद उनके बॉलर्स ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और बांग्लादेश टीम को बिल्कुल ही जिसको कहते हैं नेस्तनाबूद कर दिया। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल में इस समय तिलक मैदान स्टेडियम में ईस्ट बंगाल का मुकाबला एफसी गोवा से हो रहा है। बंगाल के अभी तक 2 अंक ही हैं, जबकि एफसी गोवा ने अब तक तीनों मैच हारकर एक भी अंक नहीं बनाया है और वो अंक तालिका में सबसे नीचे है। हालांकि गोवा जैसी मजबूत टीम इस समय बॉटम टीम पे बन गई है। बिल्कुल 10वें 11वें स्थान पर दोनों टीमें हैं और ये बहुत ही मुश्किल काम है इस समय दोनों टीमों के लिए। अच्छा उन्हें प्रदर्शन करना होगा, वरना जो स्थिति अभी लग रही है, आप देखें मुंबई सबसे टॉप पर है, मुंबई सिटी एफसी, और सबसे नीचे एफसी गोवा है 11वें स्थान पर। 10वें स्थान पर ईस्ट बंगाल की टीम है। तो आज का जो ये मैच है, इसमें ईस्ट बंगाल को ये साबित करना होगा कि हम पहली जीत टूर्नामेंट में हासिल करके कम से कम ये तो करें कि जो सबसे नीचे बॉटम रैंक पर एफसी गोवा की टीम है उनको कम से कम बाहर करने का और अपने स्थान को ऊपर उठाने की ऐसी कोशिश करें कि कुछ अच्छा आगे भविष्य नजर आए। लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रां प्री रेस जीत ली है। जीत से मौजूदा विश्व चैंपियन मर्सिडीज के लुइस की अंतिम रेस से पहले रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन के अब समान अंक हो गए हैं और अबू धाबी में होने वाले आखिरी रेस में वे खिताबी दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन का ये ड्राइवर अब 8वां खिताब जीतने और माइकल शूमाकर से आगे निकलने के करीब पहुंच गया है, जबकि वर्स्टापेन अपने पहले विश्व कप खिताब की कवायद में है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हो रहा है। इंटरेस्टिंग भी और बहुत इसको कहते हैं कि काफी इसको लेकर शोर शराबा हुआ है, हल्ला मचा है, क्योंकि 38वें लैप पे जो कोलिजन हुआ, दोनों गाड़ियों का टक्कर हुआ और यहां तक कि वर्स्टैपेन ने कह दिया कि सारे नियम हैमिल्टन पे लागू नहीं होते। तो बड़ा ही एक अजीब व गरीब मुकाबला कहा जा सकता है, जीते हैमिल्टन। जी, और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।